अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। रुड़की के पाडली गुज्जर गांव में एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया और साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है व्यक्ति को। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार देती है। वहीं हादसे के बाद में गुस्से में आए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अभी किसी ने मामले को लेकर शिकायत नहीं की है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हमको मिली थी कि पाडली गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया, स्कॉर्पियो से किसी को चोट लगी है, तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। ये सुनने में कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, उसके बाद नहीं मारपीट तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पर गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली, स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड आज पूरे दिन बंद रही। स्वाला के पास में भारी लैंडस्लाइड होने के कारण बॉर्डर का अहम हाईवे दिन भर बंद रहा और साथ ही जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री फंसे रहे। हाईवे को खोलने में एनएच की टीम लगी हुई है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद में कुछ समय के लिए सिर्फ छोटे वाहनों के रोड खुल गए और डीएम चंपावत ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद में उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच में बड़ी गाड़ियों को आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यही नहीं, सोमवार को शाम 4 बजे तक सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही भी बंद रहेगी। सोमवार की स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। बीते हफ्ते हुई बारिश के बाद में स्वाला के पास में लगातार लैंडस्लाइड जारी है, जिस वजह से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की आवाजाही बाधित हुई है। 3 दिन तक हैवी ट्रैफिक का यहाँ से जो है आवागमन संभव नहीं हो पाएगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध किया, अपील भी करना चाहूँगा कि जो हैवी ट्रैफिक है वो हम लोग टनकपुर और चंपावत के बीच में 3 दिन तक हम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखेंगे। और लाइट ट्रैफिक वालों से भी अनुरोध है कि हम पूरा सहयोग करें एनएच वालों के लिए, और जब एनएच हमें क्लियरेंस दे लाइट ट्रैफिक के लायक तभी वो मूवमेंट करेंगे। कल 4 बजे तक शाम को ये मूवमेंट बाधित रहेगा। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर क्वारब पुल के पास में पहाड़ी से मलबा आने से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। यात्री परेशान रहे और लगातार क्वारब पुल के पास में पहाड़ से मलबा गिर रहा है। हालांकि हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट काम जारी है। ऐसे में फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड पहुंचे। वैकल्पिक मार्ग पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, टीडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से रास्ते को पार कराया। वहीं जंगल चट्टी में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द मार्ग को आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में किसी भी पैदल यात्री को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री बच्चों से भी मिले और इस के बाद में मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। करीब 1.5 महीने बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। यही वो समय होगा जब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का भी बिगुल बज चुका होगा। अब ऐसे में 9 नवंबर से पहले सरकार 2 महत्वपूर्ण फैसलों को अमली जामा पहनाना चाहती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की छाया में इस बार राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को कुछ खास रहने वाला है। 9 नवंबर से पहले राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कई मंचों पर इसकी घोषणा कर चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड जब अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका होगा। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लंबे वक्त से मांग उठती रही है। इन दिनों भू कानून के अध्ययन के लिए बनाई गई सुभाष कुमार कमेटी की सिफारिशों और इन सिफारिशों के परीक्षण के लिए गठित मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि सरकार 9 नवंबर से पहले
भूमि सुधार कानून पर भी मुहर लगा सकती है। भू कानून की बात है, सुभाष कुमार समिति बनी थी, सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट सरकार में आ गई है। उस पर पूरी तरह से गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और सरकार का यही प्रयास है कि इस राज्य में का जो डेमोग्राफिकल जो चेंज जो हो रहा है उसको किस तरह रोका जाए, इसके लिए भू कानून को खंड पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही है कि अक्टूबर तक हम उत्तराखंड वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और इसी के साथ में भू कानून के संबंध में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशें भी प्राप्त होने वाली हैं और उत्तराखंड की जनता भी इस बात की मांग कर रही है कि उत्तराखंड में एक कठोर कड़ा भू कानून यहाँ पर बनना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये दोनों फैसले उत्तराखंड के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे ही, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सरकार और बीजेपी के लिए भी सियासी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भूमि सुधार कानून को धामी सरकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के कनखल में संतों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूका और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही संतों ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की भी मांग की है। अखिलेश यादव की संतों पर की गई टिप्पणी से साधु संत नाराज हैं। हरिद्वार से खबर है जहां पर नाबालिग बच्चे के बैग से 7 लाख रुपए कैश, सोने के जेवर और साथ ही मामले मिलने के बाद में ये मामला सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल परिजनों की डांट से नाराज होकर बच्चा घर से पैसे और जेवर लेकर भाग गया था। लक्सर के सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बच्चे से 7 लाख रुपए और सोने के जेवर बरामद किए। पुलिस की सूचना पर पहुंची परिजनों को सारा सामान और बच्चे को सौंप दिया गया। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। समय चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बालक हम लोगों को सुल्तानपुर की तरफ आते हुए दिखा। जब उस बालक से पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो जो बालक है वो कनखल का रहने वाला है तथा वो अपने घर से नाराज़ होकर घर वालों के परिजनों से घर से भागा है। जब बच्चे के बैग की तलाशी ली गई तो बैग में करीब 7.25 लाख रुपए तथा कुछ जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आभूषण है वो प्राप्त हुए। रुड़की के देहात क्षेत्रों में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जिसमें 310 मकान मालिकों का सत्यापन किया गया। वहीं 121 पर किराएदारों का सत्यापन न कराए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें 12,10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं 10 लोगों का पुलिस एक्ट में चालान भी किया, जबकि 2 बाइक भी सीज की गई हैं। पिछले दिनों जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ने के बाद में पुलिस अब हरकत में आई और लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के ओसला गांव में ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर पैदल डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायल को हार्ट सेंटर देहरादून रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं भालू के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों से लोग परेशान हैं और उनकी ये परेशानी अब ठंड के सीजन में और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ठंड के सीजन में जंगली जानवर और खास करके गुलदार के हमलों में तेजी आ जाती है। वन विभाग लोगों से अपील कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी जिले के द्वारी खाल में 21 सितंबर को गुलदार 6 साल के कार्तिक को उठा ले गया। परिजनों के शोरगुल करने पर कार्तिक को गंभीर हालत में बचा लिया गया। तो इधर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में गुलदार के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गुलदार के हमले उत्तराखंड में आम हैं, लेकिन अब मानसून के बाद शीतकाल में ये हमले और तेज हो जाते हैं। पिछले कई सालों का ट्रेंड भी इसे साबित करता है। जानकार कहते हैं ठंड में दिन का वक्त कम हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं। कोहरा ज्यादा होने से इंसान और जानवर का कई बार आमने सामने टकराव हो जाता है। ठंड का समय गुलदार समेत कई जानवरों का मेटिंग सीजन होता है।
मीटिंग सीजन में जानवर अक्सर जोड़ों में नजर आ जाते हैं। दूसरा, इस दौरान उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, जानवर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इस वर्ष जनवरी फरवरी में एक बढ़ोतरी देखी गई थी, तो इस तरह के मौसम की जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर भी हम अपनी तैयारी समय रहते करते हैं, जिससे ऐसी किसी घटना को रोका जा सके। ठंड का सीजन अब दस्तक देने लगा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सभी डिवीजनों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से भी विशेष अपील की जा रही है। अपने आसपास सामान्य सावधानियां बरतेंगे, घरों के आसपास सफाई रखेंगे, रोशनी रखेंगे, चाहे वो सोलर लाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो, स्वच्छता रखेंगे, कूड़े का निस्तारण इस प्रकार से करेंगे ताकि जंगली जानवर वहां पर आकर्षित ना हो, और जंगल में अनावश्यक नहीं जाएंगे। गुलदार ही नहीं, सर्दियों में भालू भी बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि हाइबरनेशन में जाने से पहले भालू भोजन की तलाश में भटकता है। पिछले 3 सालों में गुलदार के हमलों में 63 लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर घटनाएं ठंड के सीजन में हुई हैं। इस साल भी अभी तक गुलदार 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झिरना को जाने वाले पर्यटक रविवार सुबह तब रोमांचित हो उठे जब एक टस्कर हाथी बीच रोड में आ खड़ा हुआ। ये नजारा कॉर्बेट के ढेला और साथ ही झिरना गेट के पास का है, जहां पर गजराज ने सुबह ही रोड पर दस्तक दे दी। इस दौरान कुछ देर के लिए पर्यटक सांस रोके ये नजारा देखते रहे। ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में एक घर में कोबरा सांप के आने से लोग दहशत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि कोबरा बिल के अंदर था। वहीं घर के अंदर कोबरा दिखने के बाद में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और वन विभाग की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। बरसाती सीजन और उमस भरी गर्मी में सांप दिखाई देने लगे हैं। टिहरी में आरटीओ ऑफिस को जिला मुख्यालय से बाहर ले जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही नई टिहरी शहर से ज्यादातर ऑफिस नरेंद्र नगर शिफ्ट कर दिए गए और मेडिकल कॉलेज भी शहर से बाहर बनाने की कवायद चल रही है। अब आरटीओ ऑफिस को भी जिला मुख्यालय से बाहर ले जाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि आरटीओ ऑफिस के आसपास करीब 100 से ज्यादा लोगों का रोजगार चलता है और आरटीओ ऑफिस बाहर जाने से वो भी ठप हो जाएगा। उपलब्ध यहाँ पर जगह है, बस अड्डा बिल्कुल खाली पड़ा है, जिसमें अनावश्यक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसको यूज किया जाए। मुश्किल से 1-2 बसें दिन भर में आती होंगी। हमारे यहाँ का मानना है कि बस अड्डे को यूज किया जाए, इधर उधर ना भेजे और वहीं जिला मुख्यालय के पास में ही उसके लिए कोई स्थान उपलब्ध कराएं, उसके पास में उसके लिए कोई स्थान देखें ताकि ये नेगेटिव शहर को बचाया जा सके। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग उस पर अपना सख्त विरोध दर्ज करेंगे और इसके लिए आंदोलन की स्थिति भी आएगी तो हम उसके लिए भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में मौसम साफ होते ही अब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और इस महीने अभी तक 22 दिनों में दोनों धामों में 1,45,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और पिछले सालों की यात्रा की तुलना में इस बार यमुनोत्री गंगोत्री आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। इस साल अब तक यमुनोत्री धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख को पार कर चुका है और गंगोत्री धाम में भी अभी तक 6,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए रामनगर तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन भी अब फाटो जोन की बुकिंग ऑनलाइन करने जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाने के बाद में पर्यटकों को रामनगर आने से पहले ही घूमने का परमिट पर्यटकों को मिल जाएगा। कॉर्बेट के बाद में फाटो एक ऐसा जोन है जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। यहां नाइट स्टे के लिए भी 14 रूम बनाए गए हैं। डीएफओ तराई वेस्ट का कहना है ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो सकती है। ऑनलाइन की प्रक्रिया जिससे कि ऑनलाइन बुकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली संभावना यह है कि हम 30 तारीख तक हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। अगर किसी वजह से, क्योंकि उसमें टेक्निकल ऑडिट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर किसी वजह से अगर थोड़ा टाइम और लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1 हफ्ता और लगेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम शुरू कर देंगे।
देहरादून के महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। सचिवालय क्रिकेट क्लब में अंतर विभागीय टूर्नामेंट कराया है जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में 41 अलग अलग विभागों की टीमें मैदान में हैं, जिसमें पहली बार 9 महिला क्रिकेट टीमें मौजूद हैं। वहीं उद्घाटन समारोह में पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिंदगी में खेल बहुत जरूरी है, जिससे एक अच्छा वातावरण बना रहता है। और साथ ही क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अनिल जोशी का कहना है कि साल 2012 से सचिवालय संघ इस तरीके के खेलों का आयोजन करवाता है, जिसमें विभागों से जुड़े कर्मचारी अधिकारी जमकर प्रतिभा दिखाते हैं। इससे आदमी के अंदर एक झील पैदा होती है आगे बढ़ने की। खेल आदमी को अनुशासित बनाता है और ये उन लोगों का टूर्नामेंट है जो लोग प्रदेश की भाग्य रेखा को बनाने वाले लोग हैं। नैनीताल की रानी झील में क्लाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। 2 दिन तक चलने वाली इस खेलों का नैनीताल में शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने किया। इस दौरान पूर्व ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक नैनीताल ने अन्य झीलों में भी खेल आयोजन की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, माननीय मंत्री जी का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, तो इसी तरह हमारा याकिंग भी यहाँ पे है नैनीताल में। मैं चाहूँगी कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए, जिससे कि नैनी झील का गौरव बढ़े। पहाड़ में मौसम साफ होते ही सैलानियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। वहीं चमोली में भारत के प्रथम गांव माणा में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और भारत के प्रथम गांव माणा आने वाले पर्यटकों का कहना है कि मौसम शानदार है और रास्ते भी खुले हुए हैं। से हम दर्शन करके अभी माना गांव आए। माना गांव भी बहुत अच्छा है, भारत का पहला गांव है और पहले हिंदुस्तान के पहले चाय के दुकान में चाय पीने का आनंद बहुत अच्छा मिला।